हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th हिंदी का जी हाँ पेपर। और ये एकदम वायरल वाला पेपर है और ये आपका पूरा पूरा बोर्ड की कॉपी पे मैंने क्या किया, सॉल्व किया है। ठीक है ना। तो वैसे तो आपको बहुविकल्पी तो कैसे लिखना है आप देख सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपको जब भी आप पेपर मिले मैं आपको वैसे भी इसके पूरा सॉल्व करवाऊंगा और साथ में लिखने का तरीका दोनों आप जान जाएंगे। एकदम टॉपर वाला एकदम ट्रिक मैं बताऊंगा यार। ऐसा वीडियो ना पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल केवल एक ही जगह मिलेगा, वो कहाँ पर, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर जुड़ जाइए यार। 22 फरवरी की बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीडियो। सो यार आप जुड़ जाइए फटाफट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा है, हिंदी का पेपर है, क्या है, डीआर पेपर है। और इसका पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी किया है एक तरफ से। तो आपको पूरा अगर पेपर देखिए तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहेगा। और इस प्रश्न पत्र में यानी जो पेपर रहेगा हिंदी में, 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख। और दोनों प्रश्नों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आपके लिए अनिवार्य रहेगा, आवश्यक रहेगा। सबसे पहले खंड ख की बात करें तो खंड ख में आपका 50 नंबर का रहेगा। खंड ख में भी आपका 50 नंबर में डिवाइड रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि जब आप अपने कॉपी में प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करें तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप कौन से खंड का उत्तर देना चाहते हैं, खंड क का देना चाहते हैं या फिर खंड ख का। तो यदि आपको खंड क का आंसर देना है तो सबसे पहले खंड क को लिखिएगा। अगर खंड ख का उत्तर देना चाहते हैं तो खंड ख का आपको लिखना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि भाई साहब मतलब कि जो जिसका आंसर आ ही नहीं रहा वही खंड डाल देंगे तो गलती करेंगे और नंबर आपका कटेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे खंड क है तो यहाँ पे खंड ख क को डाला गया। फिर यहाँ पे क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या। अब 1 2 3 जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर के साथ। अगर आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है तो उत्तर आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते, बाकी तो लिखने का तरीका जानेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का दूसरे का, इस प्रकार से बहुविकल्पी सारे आप लिख सकते हैं विद उत्तर के साथ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो यहाँ पे जब कॉपी में लिखा गया तो यहाँ पे लिखा गया है साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका क्या है भैया, हिंदी प्रदीप है। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका क्या है, हिंदी प्रदीप। इसका आंसर इसी प्रकार से लिखते हुए चले जाएंगे। फिर यहाँ पे है आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, आपका परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है। तो ध्रुव स्वामी जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की सर कृति है। छायावाद की विशेषता क्या थी, तो सौंदर्य और प्रेम जो है यह छायावाद की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, तो जो विनय पत्रिका है यह एक ग्रंथ है जो कि आपके भक्ति काल का ग्रंथ है। कौन से काल का ग्रंथ है भाई साहब, भक्ति काल का ग्रंथ है। उसके बाद यहाँ पे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो जो अज्ञेय जी हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अनामिका के रचनाकार निराला जी हैं। और रीत काल को अन्य नाम क्या बोला जाता है भैया, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अब ये तो आ गया बहुविकल्पी का। अब लिखने का तरीका यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से कॉपी को लिखा गया है। पहले खंड क को डाला गया, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क पहले का घ। अब आप कहेंगे सर हमारा अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम लॉस होगा, तो आप क्वेश्चन मत लिखिएगा, छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू करिए ना। आप क्वेश्चन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। आपका नंबर भाई साहब एक भी नहीं कटेगा। मैं लिखित इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, आपका एक भी नंबर कोई काटेगा नहीं। ठीक है ना। और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पहले का ग, पहले का घ, पहले का अंग, दूसरे का क, इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का ख, फिर यहाँ पे दूसरे का ग, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे का घ, दूसरे का अंगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आपका आएगा यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, गद्यांश। अब ये सर गद्यांश कितने नंबर का आएगा, तो आपका जो गद्यांश आएगा यह आपका टोटल और टोटल सर 10 नंबर का गद्यांश आएगा। कितने नंबर का गद्यांश आएगा सर, 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। अब इसमें 2 गद्यांश रहेंगे, आप चाहे ये करिएगा या फिर ये करिएगा। ठीक है, आप ये करिए या फिर ये करिए। तो जैसे आप यहाँ पे तीसरा वाला कर रहे हैं तो सबसे पहले डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। अगर आपको कॉपी भरना है तो आप गद्यांश को भी उतार दीजिएगा, अगर कॉपी नहीं भरना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिखना शुरू करिएगा, आपको जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप उत्तर लिखना शुरू करिएगा, प्रश्न मत लिखिएगा।
तो यहाँ पे जैसे ये है, आप किसको करना चाहते हैं, पहला वाला करना चाहते हैं अथवा मैं आपको दूसरा वाला करना है, जो भी करना है आप उसको चॉइस कर लीजिएगा। मैं अगर ये करना चाहता हूँ तो उसमें लिखेंगे भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही क्या है, दुर्लभ है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास होता ही है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का रहे भाई साहब, 1 नंबर का आपका 2 नंबर का रहेगा। तो यानी कि 10 प्रश्न यानी कि आपका 10 अंकों का। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही क्या होता है, दुरूह होता है। तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व क्या होता है, दुरूह होता है। तो इसी को देखिए यहाँ पे लिखा गया है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व क्या होता है, दुरूह होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नए शब्दों का गठन कैसे होता है। तो भाई साहब जो नए शब्दों का गठन होता है वो अनजाने में और अनायास ही होता है। देखिए क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ना, नए शब्दों का गठन कैसे होता है, तो नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। तो बस इसी को उठा के लिखना है और कुछ नहीं करना है भाई, कॉपी पेस्ट करना है। अलग से आपको ना ढूंढने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत है, बस आपको करने की जरूरत है। आप अगर कर दिए तो एग्जाम में अच्छा नंबर अचीव आप कर डालेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कितना भी कर लीजिए, फिर आप अच्छा नंबर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको अच्छा नंबर अचीव करना है, ठीक है ना। जितना आप अच्छा नंबर अचीव करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए हैं। तो जो यहाँ पे लिखा है ना वही इसका क्या है, आपका आंसर है। तो यही है ना यहाँ पे, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद घ नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है, देखिए घ वाला क्या बोल रहा है भैया, भाषा की साधारण इकाई क्या है। भाषा की साधारण इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे देखेंगे तो भाषा की साधारण इकाई क्या होता है, शब्द है। तो वही यहाँ पे आंसर लिखा गया, भाषा की साधारण इकाई क्या है भैया, शब्द है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, पद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। अब जहाँ पे भाषा बार बार शब्द प्रयोग किया गया तो यह भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, और भाषा और आधुनिकता के लेखक ही है कौन है भैया, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है। कौन है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है और इसके लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है। बस दैट्स इट यार, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व भी करवा रहा हूँ और आप कॉपी लिखने का तरीका भी आपको पता चल जा रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा शुरू होगा, अब इसमें भी 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप ये करना चाहते हैं कि ये करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं उसको लिख लीजिएगा। अगर मुझे ये करना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको उतार लूंगा, उसके बाद आंसर देना शुरू कर सकते हैं। अब क्या आंसर, हमारे पास तो टाइम है नहीं, अगर इसको लिख उतारेंगे तो सर टाइम हमारा बहुत ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, आप मत उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट उत्तर दीजिए। देखिए है क्या यहाँ पे, सावधान मनुष्य यह विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक दो, तज मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो के तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी धार। ठीक है ना। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला, कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे इसका, कवि ने मनुष्य को भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग में विज्ञान के दुष्परिणामी के प्रति आगाह करते हुए सावधान किया है कि तू अभी सावधान नहीं हुआ है तो विज्ञान के दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, तो इसलिए आप क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, अगला यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है। तो जो कवि है उन्होंने बोला है कि यदि विज्ञान तलवार बन जाए तो इसे फेंक देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है, मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि कवि मनुष्य को अज्ञानी और शिशु इसलिए कहा है कि मनुष्य विज्ञान को क्रीड़ा का माध्यम बनाकर अपने ही हाथों से अपना क्या कर रहा है, सर्वनाश कर रहा है। इसीलिए जो मनुष्य को कवि ने शिशु और अज्ञानी बोला है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। मनुष्य को तलवार, विज्ञान को तलवार इसलिए कहा गया है, यदि विज्ञान का सही उपयोग न किया जाए तो स्वयं को नुकसान पहुंचाती है, जिस प्रकार
तलवार का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, उसी प्रकार विज्ञान का भी जो उपयोग है उसे हम लोग सावधानी पूर्वक करेंगे, तभी इससे बच पाएंगे। नहीं तो भाई यह बहुत ही घातक होती है और इससे हमें ही क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अरे गुरुजी कुछ भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा भाई साहब प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। सर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का आएगा। अब यहाँ पे है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, वासुदेव अग्रवाल। अब आपको जिसका भी करना रहेगा ना आप लिख लीजिएगा, उसके बाद वहां पे आप अपने पेपर में जाके छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5। आप जिसका करना चाहते हैं यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए। जैसे वासुदेव अग्रवाल का करना चाहते हैं तो वासुदेव अग्रवाल का हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे पूरा छाप देंगे। सर छापेंगे क्या? तो भारतीय संस्कृति और साहित्य के गंभीर अध्येता वासुदेव अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। पीएचडी व डी.लिट की उपाधियां प्राप्त करने के पश्चात अज्ञेय अग्रवाल जी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी किया तथा कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों के रूप में कार्य भी इन्होंने किया था। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल ने भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पक्ष का गहन अध्ययन किया तथा उत्कृष्ट कोटि के विवेचनात्मक अनुसंधानात्मक निबंधों की इन्होंने क्या की, रचना भी की। और 1967 ईस्वी में अग्रवाल जी का क्या हो गया भैया, देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण तथा महाभारत पर आख्यानात्मक लेख लिखे। पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उरुज्योत, भारत सावित्री, कला और संस्कृति, कादम्बरी, पुद्वार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित पुस्तकें हैं। और जायसीर की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाणभट्ट के हर्षचरित तथा सांस्कृतिक अध्ययन प्रमुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी का साहित्य को इन्होंने गौरवान्वित भी किया। बस, और आपको कुछ भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख आएगा। सर कवि के बाद लेखक आएंगे, फिर इसके बाद कौन आएगा भैया, कवि भी आएंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, आपके 5 नंबर का पेपर में आएगा। कौन कौन है यहाँ पे? जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है सर, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो सर अज्ञे है यहाँ पे, ठीक है ना। और इनका लिखना है तो सर कैसे लिखेंगे? सर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप रामधारी सिंह दिनकर। किसका लिखेंगे भैया? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जीवन परिचय लिखना है तो इनका हेडिंग डाल लीजिए। क्या लिखेंगे? 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्दम अग्निलीक खींचने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। अंग्रेजी शासन तथा उसके बाद स्नातकोत्तर भारत में भी सरकार और शैक्षणिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत भी रहते हुए भी साहित्य साधना में निरत रहे तथा युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु से व्यथित होकर तिरुपति के देव विग्रह में अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए इन्होंने सन 1974 ईस्वी में मद्रास में परलोक सिधार गए। और उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दिनकर की अन्य प्रमुख रचनाएं रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, कुरुक्षेत्र, सामधनी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, धूप छाह, रश्मि रथी, नील कुसुम, रेणुका नामक रचना ने दिनकर को राष्ट्र कवि का दर्जा दिलाया। परंतु दिनकर का काव्य तो इन्हें विश्व कवि के रूप में स्थापित करता है। देश की विषम परिस्थितियों ने कवि के मन को शोषण के विरुद्ध बुलंद होने वाला आवाज बनकर दिनकर के व्यक्तित्व में मुक्ति रोग के ओजस्वी गायक को इन्होंने पहचान दी। उसके बाद अगला देखेंगे तो प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 6वां। जो छठा है यहाँ पे, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अथवा बोलेगा कि अगर मान लीजिए इनका नहीं आ रहा है तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इनका नहीं आ रहा है तो इनका लिखिए, इनका आ रहा है तो इनका लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। किसी एक का ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के कथानायक का चरित्र चित्रण हम लोग करेंगे। तो पंचलाइट के मुख्य पात्र को किसको ले रहे हैं? गोधन का हम लोग यहाँ पे चरित्र चित्रण हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। हेडिंग डाल लेंगे गोधन के बारे में, क्योंकि गोधन इसमें मेन थे ना कैंडिडेट। तो रेणु जी की कहानियों की विशेषता उनकी आंचलिकता ही रही है और पंचलाइट भी इससे अछूती नहीं है।
ग्रामीण जीवन के वास्तविक रेखा चित्र खींचती इस कहानी का मुख्य पात्र महतो टोली का मस्तमौला युवक गोधन है। गोधन के स्वभाव में आयुजनित विद्रोह और भावुकता दोनों का ही सम्मिश्रण है। गुलरी काकी की बेटी मुनरी और गोधन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और गांव के एक रूढ़िग्रस्त माहौल में गोधन मुनरी को देखकर सलीमा का गाना गाता है, जिसकी शिकायत पर गोधन को हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, मतलब उसको गांव से निकाल दिया गया था। गांव में मस्तमौला स्वभाव का गोधन उपकरणों के प्रति जिज्ञासा रखता था और पूरे महतो टोली में पंचलाइट जलाना सिर्फ गोधन को आता था। लिख सकते हैं अपने भाषा में, लिखे कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है कि सेम टू सेम छापना है। और उसका गुण बिरादरी को उसका हुक्का पानी खोलने का बाध्य कर देता है, क्योंकि यह पंचलाइट को क्या करता है, जला देता है। जानकार होने के साथ साथ गोधन जुगाड़ू प्रकृति का व्यक्ति है और समस्या के समाधान खोजने में माहिर गोधन पंचलाइट जलाने में स्प्रिट की जगह गरी के तेल का उपयोग कर होशियारी से अपनी बिरादरी होती है उसका सम्मान ये रखता है तथा पंचों व गुलरी काकी के विश्वासों में भी क्या करता है भाई, विश्वास को प्राप्त करता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 आएगा आपका। अब ये सब प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या है, तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 7 है यह आपका क्या रहेगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा, 80 शब्दों में देना रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे रश्मि रथी है, जिसका भी है, तो यह आप अपने जिले के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार। तो यह आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी छाप लेंगे, नहीं, आप अपने जिले के अनुसार करेंगे। जो भी आपका आता रहेगा बस वही आप छापिएगा और ज्यादा नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपको होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, अभी मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप टेंशन, अगर आप चिंतित हुए तो मुझे बड़ी चिंता हो जाएगी, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। कोई टेंशन है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं हूं ना चिंता करने के लिए, आप क्यों लेते हैं। यहाँ पे हम लोग किसका लिखेंगे, रश्मि रथी। किसका लिखेंगे, रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश। क्या लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है। इसके प्रथम सर्ग में कर्ण का क्या है, शौर्य प्रदर्शन किया गया है, जिसका सारांश निम्नलिखित है। इसमें हम लोग कर्ण के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे भैया, प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता कौन थे, सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्य अवस्था से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जात के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर में पलकर भी कर्ण सूरवीर, शीलवान और पुरुषार्थी और सत्र व शास्त्र के मर्मज्ञ बने। फिर ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए, किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए क्या दी, चुनौती दी और बोला कि आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कारे। अर्थात यहाँ पे क्या बोला गया, कर्ण की इस चुनौती को संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछे, तो इस पर कर्ण ने अपने को सूत पुत्र बताया। फिर कृपाचार्य ने कहा कि राजपुत्र अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता पर मुग्ध होकर उसे अंश देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख दिया और इस उपकार के बदले दुर्योधन का वो क्या हो गया, मित्र बन गया। कौन, ये जो कर्ण थे। और इधर कौरव व कर्ण का ससम्मान अपने साथ ले जाता है और उधर कुंती भाग्य का दुखद विडंबना पर मन शोषती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंचती है। बस यही है। उसके बाद आपका क्या आएगा, खंड खाएगा। देखिएगा, जब आपका खंड खाएगा तो यहाँ पे आपका खंड का संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश रहेगा। इसको क्या इससे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप खंड ख लिखिएगा
उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या खंड ख, फिर आप संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, इसको आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आपको मैं खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसको खुद से कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा। ये दोनों है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार कर लिए, और इसका ये आपका संदर्भ सहित हिंदी क्या है, अनुवाद है, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सेम टू सेम आपको पैटर्न पर लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 आएगा। 9 क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिएगा आपके दो लोकोक्तियां और मुहावरे आएंगे। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर यहाँ पे दो हैं, तो अगर हम दोनों को लिख देंगे, क्या करेंगे सर, अगर हम दोनों को लिख देंगे तो क्या हमें एग्जामिनर ज्यादा ही नंबर दे देगा? चारों का चारों मैं सर छाप देता हूँ, ज्यादा ही नंबर देगा? नहीं, आपको एग्जामिनर ज्यादा नंबर नहीं देगा, बल्कि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 2 ही नंबर देगा। तो आप बहुत ढेर सारा लिख देंगे तो कोई मतलब भी नहीं है ना। आप बस उतना ही लिखिए जितना आपके पेपर में आए, ठीक है ना। तो होश उड़ जाना, अंधे की लकड़ी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। उसके बाद यहाँ पे आपका आम के आम गुठलियों के दाम, दाल में काला होना। तो जिसका भी आप लिख रहे हैं, बस एक का लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दाल में काला होना, अर्थात आशंका होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, उसे इतने सवेरे जाते हुए देखा तो ऐसा लगा कि दाल में कुछ ना कुछ क्या है सर, काला है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क ख, तो ये अब आपका अपठित गद्यांश पद्यांश हो गया, उसको मैं अलग से आपको समझा दूंगा, बस वैसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका आएगा शब्द युग्म। देखिए यहाँ पे शब्द युग्म का सही अर्थ करके चयन लिखना है, मतलब चयन करके लिखना है। जैसे यहाँ पे है, उतारेंगे उसका, देखो जब भी ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपके पास टाइम मिले तो आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिखिएगा, इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा रहता है। और एग्जामिनर क्या देता है भाई साहब, आपको नंबर देता है। अगर इंप्रेशन जब अच्छा रहेगा, जाहिर सी बात है वो नंबर देगा, तो आप इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जमाइएगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि इंप्रेशन ना जमाए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन जमाने की कोशिश करिएगा। जैसे अंश और अंश का क्या होता है, कंधा और हिस्सा होता है। देखिए यहाँ पे बात और बात का क्या होता है, बातें और हवा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर का है, पतंग नाग वर। तो यहाँ पे आपको जिसका भी आंसर देना, अगर वर का देना है तो चयन और क्या होता है, आशीर्वाद, और क्या होता है, दूल्हा भी होता है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वही है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे जिसका कोई वस्तु जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे हम लोग अजात शत्रु कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसे हम लोग भोग्य कहते हैं, आप छाप देंगे। फिर यहाँ पे आपका आएगा सुशुद्ध शुद्ध अशुद्ध करके लिखने के लिए, तो 4 रहेगा, 2 ही लिखना है। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 11 का कर, उसके बाद 4 यहाँ पे दिया है, 2 को ही आप लिखेंगे। जैसे कि मैं भोजन कर लिया हूँ, तो मैंने भोजन कर लिया है। क्या मेरी तौलिया सूख गया है, क्या मेरी तौलिया सूख गई है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रस छंद अलंकार। देखिए यहाँ पे 12 का क ख ग, ये सब आपके रस छंद अलंकार आएंगे। इट इज मोस्ट आईएमपी वाला टॉपिक, ये तो आपको कंप्लीट ही होना चाहिए रस छंद अलंकार यार। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप अब देखिएगा रस 2 रहेंगे, तो आपको जिसका भी लिखना है उसका आप क्या करिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका रौद्र रस है और भयानक रस है, अगर हमें रौद्र रस की परिभाषा लिखना है तो हेडिंग डालेंगे रौद्र रस। क्या लिखेंगे, रौद्र रस काव्य का एक रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद जो खा आएगा, खा आपका क्या है, संदेह अलंकार अथवा रूपक अलंकार। संदेह अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित आपको परिभाषा लिखना है। तो इसमें से जिसका भी आपको लिखना है, संदेह रूपक अलंकार लिखना है तो लिखेंगे जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय उपमान की आरोप हो अभेद, तो वहां पे रूपक अलंकार। उदाहरण लिख देंगे उदित, उदित, उदय, गिरी, ठीक है ना। रघुवाल बन पतंग, विगसे संत सरोज सब, हरखे लोचन भृंग। तो इस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे छंद है, जो भी आपका लिखना चाहते हैं छंद, तो यहाँ पे आपका है चौपाई अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे इसका लिख देंगे चौपाई छंद का परिभाषा, ऐसा मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, यहाँ पे यहाँ बोला है 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए बंधव गुरु पदुपदुम परागा, सूरज सुवास सरज अनुरागा, अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आएगा भाई साहब, पत्र लेखन। क्या आएगा, पत्र लेखन। अब देखिए यहाँ पे पत्र लेखन में है क्या,
देखिए यहाँ पे पत्र लेखन में सर जी है कि किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली हुई जो फैल रही संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। या फिर आप लिखिए किसी बैंक के प्रबंधक व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिसका भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया, सेवा में श्रीमान प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, फ्लोर रोड, हाँ, और फिर मतलब जो भी आपको लिखना है उसको यहाँ पे कर देंगे। अब व्यवसाय विषय में व्यवसाय ऋण प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, उसके बाद यहाँ पे महोदय सविनय निवेदन है कि अपना भर देंगे, और फिर लास्ट में यहाँ पे कर देंगे। मतलब ये तो आप खुद से लिख लेंगे, इतना तो आपको आता रहेगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या भैया, निबंध लेखन, जैसे पर्यावरण संरक्षण का मत, आजादी अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति और आतंकवाद की समस्या, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है ना, कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझाया कि आपको किस प्रकार से अपनी कॉपी को लिखना है, किस प्रकार से अपने पेपर को सॉल्व करना है, हर एक चीज मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट करके समझाया है। और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई साहब ये पूरी जो वीडियो है डेडिकेटेड आपके लिए भाई साहब है, किस दिन के लिए पता है आपका, ये है पूरा वीडियो किस लिए, किस दिन की नहीं पता। अरे सर जी ये पूरा वीडियो है हमारा आपका 22 फरवरी के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और कोई भी अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।